Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हमने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 की स्टेट टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 7 है सेल डिवीजन और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ऑलराइट, आपको प्रीवियस जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ने नए से ज्वाइन किया है तो आप प्रीवियस जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट क्वेरी। तो यस, मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ, चैप्टर वाइज या आवर वाइज डाउट सॉल्विंग टीचिंग एक्सेट्रा। किसी भी बोर्ड का किसी भी स्टैंडर्ड का बायोलॉजी से रिलेटेड मैं करती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर जो है ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है। ऑलराइट, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल का या तो 2 सेल होना या तो 4 सेल होना। ओके, सो 2 मेजर तरीके के सेल डिविजन्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं। वो होते हैं माइटोसिस और मियोसिस। ऑलराइट, तो अभी ये चैप्टर जो है ये प्रेडोमिनेंटली माइटोसिस और मियोसिस पे सेंटर्ड है, उसका प्रोसेस, उसके वेरियस फेजेस। ऑलराइट, वो सब जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसका शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है ये क्या कहता है कि सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है ना, ये हमें पता है। करेक्ट। सो जो मेल एंड फीमेल गैमीट है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म दिखाता है तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होते हैं तो वो एक ही सिंगल सेल बनाते हैं और उस सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट, है ना। तो जाइगोट जो है ये वो सिंगल सेल है जिसके वजह से हमारा लाइफ जो है वो शुरू होता है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टी सेल्यूलर एनिमल एक ही सिंगल सेल से अपनी जिंदगी का शुरुआत करता है। सो दैट मीन्स क्या होता होगा, वो एक सेल से ओके हमारे जितने भी लाखों मिलियंस ट्रिलियंस जितने भी सेल्स हैं वो सारे उस एक ही सेल से आते हैं। दैट मीन्स वो सेल जरूर कोई ना कोई तरीके का डिविजन जो है वो दिखाता होगा, है ना। हर एनिमल का या हर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो सेल के डिवीजन रेट पे डिपेंड करता है या टाइप पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे हमने सेल थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया है, आपको याद रहेगा, है ना। ओमनस सेल्यूला ए सेल्यूले, ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से स्टडी किया है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो सेल थियोरी का जो है ऑलराइट सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सेल थियोरी टीच किया है, आप वो चेकआउट कीजिएगा। राइट, तो सेल थियोरी में हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट देखा है कि हर सेल ओके पहले किसी सेल से ही अराइज होता है। मतलब एक सेल अगर रहेगा तो वो आगे जाके हजारों सेल्स उसमें से जो है वो उत्पन्न होंगे। करेक्ट है। तो एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले एक सेल का होना जरूरी है, तब जाके उस सेल के हजार या लाख या वॉटेवर करोड़ सेल्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। करेक्ट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है सेल साइकिल। ओके, एक सेल की जिंदगी में एक के बाद एक कुछ घटनाएं घटती हैं। ओके, जब ये एक के बाद एक घटनाओं को हम एक साथ में देखते हैं, उस जो क्रम को देखते हैं, दैट सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंशियल इवेंट को हम लोग ने नाम दे दिया है सेल साइकिल। ओके, उस सीक्वेंशियल इवेंट को हमने नाम दिया है सेल साइकिल। दैट मीन्स सेल के लाइफ में एक के बाद एक होने वाले घटनाओं को ओके हम लोग सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, ओके इवेंट मतलब जो घटनाएं या चीजें होती हैं लाइफ में, ओके दैट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को अगर मुझे स्टडी करना है ओके तो मैं उनको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ फॉर द बेसिस ऑफ स्टडिंग। प्लीज याद रखिएगा कि सेल जो है ये दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में अपनी लाइफ को नहीं जीता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक के पीछे एक कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। सेल को टाइम का जो है उसको टाइम का अंदाजा नहीं है। ओके, हमने ये डिविजन्स बनाए हैं सो दैट हम स्टडी कर सके उसको और आपको पढ़ा सके इजीली। ओके, सो प्लीज डोंट थिंक कि हाँ 2 मिनट होगा फिर वो सेल वेट करेगा फिर वो नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, नहीं। कई बार
ओके, जिनको हम अलग अलग फेजेस के तौर पे पढ़ाते हैं, वो फेजेस एक्चुअली ओवरलैप होते हैं, एक जैसे ही खत्म भी नहीं होता है तो दूसरा फेज शुरू हो जाता है, राइट? इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट ऑल्सो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए दैट दो फेजेस हैं, लेकिन ये फेजेस ऐसे नहीं है कि सेल रुक रुक के लाइफ अपनी जिएगा, नहीं, ये हमारे स्टडी के लिए है। तो ये फेजेस कौन से हैं? ये फेज है, एक तो हो गया इंटरफेज, ओके, और दूसरा हो गया एम फेज, कैपिटल एम लिखा जाता है। ओके, अब इंटरफेस के वक्त क्या होता है? इंटरफेस में ओके, सेल जो है ये या तो ग्रो होता है, मतलब उसके साइज में बढ़ोतरी होती है, ओके, या तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, जनरल ग्रोथ, या तो फिर सेल रेस्ट करता है, कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाती है, मेटाबॉलिक रेट स्लो होते हैं। डिपेंड करता है कि सेल का नीड क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या होता है, सेल या तो ग्रोथ कैरी आउट करता है या तो वो रेस्ट करता है ड्यूरिंग इंटरफेस। एम फेज जब सेल एंटर करता है तो ग्रोथ फेज खत्म हो गई, ओके, या रेस्ट फेज खत्म हो गया। उसके बाद सेल बोलता है चलो अभी डिवीजन का टाइम आया। डिवीजन मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एक सेल के या तो दो होते हैं या तो एक सेल के चार होते हैं, डिपेंडिंग कि माइटोसिस हो रहा है सेल में या मायोसिस हो रहा है ना? अब इंटरफेस जो है ये ऑल्टरनेट करता है विथ पीरियड ऑफ डिवीजन। मतलब क्या? डिवीजन होगा एम फेज, फिर उसके बाद इंटरफेज आएगा, फिर सेल एम फेज में जाएगा, फिर इंटरफेज में आएगा। तो एक के पीछे एक लगातार, ओके, आपका ये जो इंटरफेज है और एम फेज है, ये एक के पीछे एक जो है ये चलते ही रहता है, करेक्ट है? हाँ, कितने टाइम के लिए इंटरफेज होगा, कितने टाइम के लिए एम फेज होगा, ये डिपेंड करेगा सेल टाइप पे, ओके, और सेल का फंक्शन जो है उस पर, करेक्ट है? ओके, अब इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस, ओके, इंटरफेस वो स्टेज है जो दो एम फेजेस के बीच में आता है। इंटरफेस को डिफाइन करने का दूसरा तरीका, ओके, जैसे मैंने क्या बोला था, पहले इंटरफेस आएगा, फिर एम आएगा, फिर इंटरफेस आएगा, फिर एम आएगा, है ना? तो एक्चुअली अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो गोल गोल सा सीक्वेंस बना है। आप बोल सकते हैं कि दो एम फेजेस के बीच में इंटरफेस आ गया, है ना? इंटरफेस जो है ये सेल के साइकिल का सबसे लंबा पीरियड होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ओके। और जनरली इंटरफेस के वक्त पे, है ना, सेल जो है ये बहुत एक्टिव रहता है, बस डिवीजन नहीं होती है, हाँ, लेकिन बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑल टाइम हाई पे रहता है, राइट? और क्यों ये हाई रहता है? क्योंकि सब्सिक्वेंट एम फेज में, ओके, जो सेल है वो डिवाइड होने वाला है, और डिवाइड होने के लिए सेल के पास बहुत सारा मटेरियल का होना जरूरी है। प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए, डीएनए जो है वो डबल होना चाहिए, क्योंकि आपको दो सेल्स में उसको ट्रांसफर करना है, तो पहले तो डीएनए को डबल करना पड़ेगा, है ना? ऑर्गेनेल्स आपको बांटने पड़ेंगे अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए ये सब फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। तो जो हमारा एम फेज है, एम फेज में सेल डायरेक्टली ऐसे ही एंटर नहीं हो सकता है, उसको बहुत लंबा प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, राइट? इसीलिए इंटरफेस का वक्त जो है वो दिया गया है। इंटरफेस के समय पे सेल जो है सारी तैयारियां कंप्लीट करता है। तो मेटाबॉलिकली अगर मैं पूछूं तो सबसे एक्टिव फेज एक्चुअली इंटरफेस है। हाँ, इंटरफेस में सेल सारी तैयारी करता है, सारे कंपोनेंट्स अपने बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, ऑर्गेनल्स जो है वो डिवाइड होके बहुत सारे ऑर्गेनल्स बन जाते हैं, ओके। सो देर इज लॉट ऑफ इंटरनल चेंज जो सेल अंडरगो करता है ड्यूरिंग द इंटरफेस, ओके। ये प्रेपरेटरी फेज है सो दैट सेल डिविजन जो है वो आराम से हो सकता है, ठीक है। अब स्टडी के लिए इंटरफेस इटसेल्फ को भी हमने फर्दर तीन छोटे छोटे फेजेस में या सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ओके। ये क्या है? ये इंटरफेस के ही सब फेजेस हैं, ऑलराइट। और ये कौन से सब फेजेस हैं? तीन सब फेजेस हैं, ऑलराइट। G1, S एंड G2, ओके। सो G1, S एंड G2 इंटरफेस के ही तीन सब फेजेस हैं। अब देखते हैं G1 में क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, G1 का ये जो चेंजेस है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। हर फेज में कौन सा स्पेसिफिक चेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके रिटन एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। G1 को हम फर्स्ट गैप या फर्स्ट ग्रोथ फेज दोनों नाम दे सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट गैप पीरियड या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, ओके।
दोनों तरीके के नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सेल डिवीजन का जो पीरियड है उसके तुरंत बाद स्टार्ट होने वाला फेज है। ओके, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हर एम फेज के बाद इंटरफेज आएगा। जैसे ही एम खत्म होता है इंटरफेज शुरुआत हो जाती है, और इंटरफेज का शुरुआती फेज जो है वो जीवन है। करेक्ट है, तो एम के बाद सबसे पहले आने वाला फेज जीवन। हाँ, हालांकि वो इंटरफेस का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। अभी इस फेज में होता क्या है, सेल जो है आरएनए सिंथेसाइज करके रखता है। इसमें बहुत सारा आरएनए सिंथेसाइज होता है। एम आर टी जितने भी हमारे टाइप्स के आरएनए होते हैं सेल में, है ना, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए हमने देख लिया है प्रीवियस चैप्टर में। सो जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम आज देखा है वो प्रीवियस चैप्टर जरा चेकआउट कीजिए, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है तीनों टाइप के, राइट। फिर आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी हो जाता है जीवन में। मेम्ब्रेन जो है ना, कौन से मेम्ब्रेन्स, ईआर का मेम्ब्रेन, गोल्जी का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के लिए मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के लिए मेम्ब्रेन, है ना। सेल जब डिवाइड होगा, नए सेल को बहुत सारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन्स की जो प्रोडक्शन है ये भी जो है जीवन फेज में हो जाता है। तो एंड ऑफ जीवन में सेल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, हाई लेवल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए, है ना, तीनों आरएनए के लेवल हाई होंगे, खूब सारा प्रोटीन मिलेगा आपको, ओके, और मेम्ब्रेन्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। अब ये फर्स्ट फेज हो गया आपके इंटरफेज का। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड फेज पे। सेकेंड फेज इंटरफेज का हो गया एस फेज। एस फेज का नाम पड़ता है फ्रॉम द वर्ड सिंथेसिस। ये सिंथेसिस फेज है, और इसमें क्या सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, ये याद रखना है, ओके। एस फेज में सेल अपना सारा डीएनए जो है इसको डबल कर लेता है, ओके। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, कॉपी बनाना, करेक्ट है। तो एक सिंपल एग्जांपल कि अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, सपोज हमारा स्किन का सेल है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये 46 हो जाते हैं, 46 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ओके। तो एस फेज में ये सेल जो है ना 46 मॉलिक्यूल्स का डबल कर देगा, करेक्ट है। क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज होगा, हाँ, क्योंकि सेंटर का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, ओके। तो जितना भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है, अगर 46 मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट है, तो 46 मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और फिर उसके बाद वो हो जाएंगे डबल, ओके। दैट मीन्स एट द एंड यू विल हैव समथिंग लाइक 92, ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, बट यू विल नॉट हैव 92 क्रोमोसोम्स, वो अलग बात हो गई, ओके, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो एस फेज में सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है हर मॉलिक्यूल का विदाउट एनी मिस्टेक, है ना, क्योंकि जो नया आने वाला डॉटर सेल है उसको भी तो डीएनए परफेक्ट चाहिए ना। तो जो भी रेप्लिकेशन होगा एस फेज में वो एग्जैक्ट कॉपी होगी ओरिजिनल डीएनए का, सो दैट हर सेल का डीएनए का अमाउंट डबल होता है। प्लीज नोट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होता, ओके, ओनली डीएनए का अमाउंट डबल होता है, राइट। डीएनए के साथ में एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो एवरी टाइम एसोसिएटेड रहता है। तो अगर मैंने डीएनए के मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिए तो प्रोटीन्स का भी मुझे संख्या बढ़ाना पड़ेगा ना, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। सो एस फेज में दो चीजें हैं जो डबल या अप्रोक्सीमेटली डबल होते हैं, हिस्टोन्स, और एग्जैक्टली डबल होते हैं डीएनए, करेक्ट है। ये हो गया एस फेज का इंपॉर्टेंस। एस फेज के बाद हम आते हैं लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज पे, ओके, जिसको बोलते हैं G2। G2 इज सेकेंड गैप या सेकेंड ग्रोथ फेज, करेक्ट है। अब इस टाइम पे क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटीन्स है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सब बढ़ जाता है, और सडनली न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस बड़ा भी दिखने लगेगा, ऑलराइट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, ऑलराइट, अभी सेल, आपने लास्ट चैप्टर में देखा है कि हर सेल में कंटिन्यूअसली मतलब हजारों तरीके के रिएक्शंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन में जाने वाला है वो टाइम पे कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को टेम्परेरीली रोक दिया जाता है, और सेल जो है डिसाइड करेगा कि ओनली वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अब जारी रहेंगे जो सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ रहा है। सो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शनिंग सर सेल कर रही है वो टाइम पे वो टेम्परेरीली उसको रोक देगा, ठीक है।
प्रोटीन की भी सिंथेसिस जो है ओके वो उतने ही प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जो कि सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी हैं। हम स्पेसिफिक चेंजेस कर रहे हैं ओके स्पेसिफिक फेजेस के, आपको ये चेंजेस याद रखने जरूरी हैं। जब आंसर आप लिखेंगे तो जनरली जनरली कोई भी पॉइंट मत लिखिएगा, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ओके, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा आरएनए इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा आरएनए, ओके प्रोटीन इंक्रीज हो रहा है तो जनरल प्रोटीन इंक्रीज हो रहे हैं या सेल डिवीजन के लिए इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना पड़ेगा, है ना। बिसाइड्स दिस थोड़ा बहुत आरएनए सिंथेसिस भी होता है, ओके मोस्ट ऑफ द आरएनए सिंथेसिस जी1 में हो जाता है, ओके जी2 में वो आरएनए बनता है जो अभी आगे के एम फेज में काम में आएंगे। एनिमल सेल्स अगर हैं, ओके प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, एनिमल सेल्स में एक जो पैर है, पैर मतलब दो सेंट्रियोल्स, पैर मतलब दो, है ना, किसी भी चीज के जब दो लेते हैं तो वो हो जाते हैं पैर, ओके तो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स ओके आ जाएंगे, पहले ऑलरेडी दो रहते हैं और दो जो है वो आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रियोल हो जाएंगे 4। करेक्ट है, प्लीज याद रखिए दिस हैपेंस ओनली एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, वहां पे एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पोलार कैप, ओके तो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूँ, एक मिनट। ओके अब ये डायग्राम देखिए, इन्होंने सेल साइकिल को दिखाने की कोशिश की है, तो जहां तक हमने पढ़ लिया है हम वहां तक देखेंगे, एम फेज के लिए हम वापस से रिटर्न आ जाएंगे। ओके तो ये देखिए दिस इज, ये जो है ये जीवन फेज है, बाहर का साइकिल मैं बता रही हूँ, बाहर का सर्कल जो ब्लू में है वो आप अभी फिलहाल देखिए, ओके तो ये जो लाइट ब्लू का फर्स्ट दिखाया है यहाँ से लेके यहाँ ये एरो हेड तक, ये है जीवन फेज, ओके ये जो आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ आवर्स है, ऑल राइट जो टिपिकली मैमेलियन सेल्स में देखा जाता है। ये टाइम फ्रेम एक एवरेज वैल्यू है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम दिखा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई सेल जीवन 8 घंटे का दिखाएगा, हाँ वो आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं ये नीचे डार्क वाले एरो पे, ब्लू एरो पे, ठीक है ये डार्क वाला एरो जो है ये एस फेज है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 घंटे तक, अगेन एवरेज वैल्यू, ओके फिर नेक्स्ट और तीसरा फेज ये G2 है जो करीब 2 से 5 घंटे तक चलता है, करेक्ट है 2 to 5 आवर्स, ओके अभी देखिए इंटरनली उन्होंने कैसे डिवीजन किया है, ये बड़ा सा पिंक लाइन दिख रहा है पूरा पिंक यहां से लेके यहां तक, दिस एंटायर पिंक एक्चुअली इंटरफेस है, करेक्ट है, तो अंदर का पिंक सर्कल आपको इंटरफेस दिखा रहा है और इंटरफेस के ही 3 हिस्से इन्होंने ये बाहर के ब्लू लाइन से दिखाया है, तो इंटरफेस इतना बड़ा, ओके उसके 3 हिस्से G1 8 घंटे, S 6 से 8 घंटे, G2 2 से 5 घंटे, करेक्ट है। अब इसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा मेजर पार्ट दिखाया है कि जैसे G1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेल के फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो है ये डबल होते हैं, करेक्ट है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन बढ़ेगा स्टूडेंट्स, थियरी में अभी हमने देखा था, करेक्ट हिस्टोन बढ़ेंगे, राइट यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा और कुछ कुछ आरएनएस भी बनेंगे, और क्या होगा यहाँ पे सेंट्रियोल्स हो जाएंगे 2 से 4, ओके तो पहले 2 सेंट्रियोल्स थे अभी 4 हो जाएंगे, राइट। तो देखिए डायग्राम में और टेक्स्ट में ना कभी कभी फर्क होता है, मैं कई बार हर चैप्टर में ये बताती हूँ कि डायग्राम में जो वो दिखाते हैं वो टेक्स्ट में कई बार नहीं होता, जो टेक्स्ट में बताते हैं वो डायग्राम में नहीं होता, तो जब भी आप स्टडी करते हैं आपको दोनों कंबाइन करके स्टडी करना है, करेक्ट है। इवन फॉर रिटन डायग्राम जब आप बनाएंगे अगर उसके अंदर आप ये सारी डिटेल्स इंक्लूड करेंगे तो इट इज गुड, दिखने में अच्छा दिखेगा, ओके ये जो लास्ट का छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ पर सेल साइकिल का जो पार्ट है ये है माइटोसिस, ऑलराइट या जो आपका एम फेज है, माइटोसिस का फेज ऑन एन एवरेज 1 से 3 घंटा चलता है, राइट तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंटरफेज जो है सबसे लंबा समय होता है सेल साइकिल का, जैसे ही माइटोसिस खत्म होता है वापस से सेल इंटरफेज में चला जाता है, राइट तो हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंशियल इवेंट पढ़ा था ना हमने, एक के पीछे इंटरफेस फिर एम फिर इंटरफेस फिर एम फिर इंटरफेस फिर एम, है ना, तो ये जो सीक्वेंशियल साइकिल चल रही है इसको हमने नाम दे दिया है सेल साइकिल, करेक्ट है, ओके ठीक है। एम फेज या फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन, ओके इस थियरी पे आ जाते हैं, राइट
इस थियरी पे आ जाते हैं। एम फेज जो है ये या तो माइटोसिस होगा या तो मेयोसिस होगा, करेक्ट है। एम फेज में अभी देखिए, डिवीजन के फेज में दो चीजें वापस होंगी। जब सेल डिवाइड होगा, है ना, तो वो दो फेजेस में डिवाइड होगा। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होके दो या तो फिर चार बनेगा, करेक्ट है। माइटोसिस में दो बनते हैं, मियोसिस में चार, वो देखेंगे बाद में। तो पहले, ओके, पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू टू पार्ट्स, राइट। न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकिंग या डिवीजन या विभाजन। तो जब न्यूक्लियस का विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर बाद में पूरा सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा या विभाजित होगा, तो वो हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, काइनेसिस वापस मतलब ब्रेक, ओके, या डिवीजन इनटू टू। सो एम फेज इटसेल्फ दो टाइप्स में या दो मतलब फेजेस में होगा, राइट। एक तो होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, करेक्ट है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, ओके, दो डॉटर न्यूक्लियाई में होना। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसके एंड में आपको दो कंप्लीट डॉटर सेल्स मिलेंगे, एक एक न्यूक्लियस को डिवाइड करके। सो एक डॉटर सेल में एक न्यूक्लियस, एक डॉटर सेल में एक न्यूक्लियस, पूरा साइटोप्लाज्म मदर सेल का दोनों में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनेल्स डिवाइड हो जाते हैं, और फिर दो नए सेल्स का निर्माण हो जाता है, करेक्ट है। ओके, यहाँ तक तो सिंपल चीज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 7.2 पे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एनिमल सेल्स में हम नॉर्मली जो है तीन तरीके के सेल डिविजन देखते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ए माइटोसिस, ए माइटोसिस या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन, ओके। माइटोसिस या जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट के साथ साथ में ना यहाँ पे और एक वर्ड भी यूज होता है माइटोसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। EQUATIONAL, ये वर्ड आपको बाद में आएगा, ओके। सो माइटोसिस को इनडायरेक्ट या इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस भी एक तरीके का इनडायरेक्ट ही डिवीजन है, और ये रिडक्शनल डिवीजन भी है, ओके। रिडक्शनल मतलब कम होना। तो मायोसिस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। माइटोसिस में पेरेंट और डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर में कोई अंतर नहीं आता, सेम नंबर रहता है, ओके। माइटोसिस ये ऐसा प्रोसेस है जो हैप्लॉइड सेल्स भी कर सकते हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी कर सकते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, ओके, अभी ये हम ह्यूमन सेल के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, ओके। जरा अंडरस्टैंड कीजिए। ह्यूमन सेल में हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसको कहीं पर आप चाहिए तो लिख कर रख सकते हैं। एक ह्यूमन सेल में, जैसे स्किन का सेल है, ओके, या आपके नॉर्मल कोई भी बॉडी के सेल्स हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। बट ये 46 क्रोमोसोम्स, ओके, एक्चुअली 23 पेयर्स हैं। मतलब 23 क्रोमोसोम मुझे मेरे फादर से मिलता है, 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरे मदर से मिलता है, ओके। 23 और 23 आपस में जब भी जोड़े बनाकर खड़े रहते हैं तभी मुझे 46 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, करेक्ट है। तो ये तो डबल नंबर हुआ ना, बेसिक नंबर मेरा हो गया 23, है ना, और अगर मैंने उसको डबल कर दिया तो मुझे हो गए 46। तो जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही सिर्फ रहे ना सेल में, ओनली 23 सपोज क्रोमोसोम रहे, तो ऐसे सेल को हमने नाम दे दिया है हैप्लॉइड, हाफ नंबर, ओके। तो हैप्लॉइड सेल मतलब सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्या बोला मैंने? हैप्लॉइड सेल मतलब ये ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, दूसरा सेट नहीं है, सिर्फ एक ही सेट है। ऐसे सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। डिप्लॉइड सेल जिसमें दोनों सेट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर मैं ह्यूमन सेल के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछूं कि एक ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 होंगे। और एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे, करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यूअसली आगे भी जाके जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट आता ही रहेगा, ओके। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रही हूँ, ओके। डिटेल्ड जब है, जब वो चैप्टर में आएगा तभी हम उसको करेंगे, करेक्ट है। सो
माइटोसिस जो टाइप का सेल डिवीजन है ना, ये हैप्लॉइड सेल भी कर सकता है जिसके पास ओनली 23 क्रोमोसोम्स है, और डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है। लेकिन मायोसिस जो है उसमें पहले से क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, तो 23 सेल वाला जो 23 क्रोमोसोम वाला जो सेल है वो तो मायोसिस नहीं कर पाएगा ना, उसका हाफ कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। तो जो मायोटिक प्रोसेस है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स ही कर सकते हैं, जिनमें पहले से 2 सेट हैं उनको हम हाफ कर सकते हैं। जिसमें एक ही सेट है उसमें हम क्रोमोसोम को ब्रेक कैसे करेंगे ना, वी कैन नॉट हैव 2.5 क्रोमोसोम्स, 3.5 क्रोमोसोम, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसीलिए ओके, मायोटिक प्रोसेस आप देखेंगे कि ओनली एंड ओनली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, करेक्ट है। अभी कुछ कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं, देखिए जैसे कि हनी बी है, हमारी मधुमक्खी, उसमें जो मेल्स होते हैं ना, मेल जिसको मेल होता है लेकिन वो स्टेराइल होता है, ओके, वो आगे जो है प्रोजेनी या बच्चे नहीं पैदा कर सकता है आगे जाके। तो जो ड्रोन्स होते हैं, मेल ड्रोन्स, ये हैप्लॉइड अंडों से मेल ड्रोन आता है, ओके। और वेरेस जो प्लांट है मर्केंशिया, मर्केंशिया हमने देखा है ना ब्रायोफाइटिक किंगडम में, ऑलराइट, उसमें अगर हैप्लॉइड स्पोर आ जाता है तो वहां से हमारा गैमेटोफाइटिक फॉर्म आ जाता है। स्टूडेंट्स, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किंगडम प्लांटे में इसका डिस्क्रिप्शन है कि गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। मैं यहाँ पर वापस से नहीं समझाऊंगी, आप प्लीज किंगडम प्लांटे में देख लीजिए, आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किंगडम ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पूरा गैमेटोफाइट एक्सेट्रा के ऊपर, करेक्ट है। सो हमने देखा है दैट डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो सिस्टम है, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वी हैव टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, राइट। ये इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का, मैं इस सेक्शन को यहीं पर एंड करूंगी, ओके। नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे वीडियो में, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि कंटेंट अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियोस एंड तक देखिएगा, बहुत सारा कंटेंट मैं करने वाली हूँ, ऑलराइट। अगर आपको डाउट सॉल्विंग वगैरह के लिए इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस चाहिए हैं, प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ओके। जूम पे मैं लेक्चर्स लेती हूँ, इंडिविजुअल चैप्टर बेस्ड, आवरली बेस्ड, डाउट सॉल्विंग फॉर ऑल बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड हो, ओके। हिंदी एंड इंग्लिश में मैं टीचिंग करती हूँ, और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत नॉमिनल है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी जो है शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।